हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। बात करेंगे आज की क्लास में NMMS क्लास 8th एग्जाम के बारे में। तो सही बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को पता है क्लास 8th में एग्जाम होता है NMMS का, जिसमें MAT और SAT आता है। और SAT की बात करें तो SAT में 3 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है SS, दूसरा पोर्शन होता है साइंस और एक पोर्शन होता है मैथ, विज्ञान, सामाजिक और गणित। तो ये आज सामाजिक अध्ययन यानी कि SST का पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, वैदिक काल में, कौन से काल में? वैदिक काल में ग्राम सबसे बड़ी संस्था होती थी। ये आपको बताना है कौन सी संस्था सबसे बड़ी। तो वैदिक काल में जो सबसे बड़ी संस्था होती थी वो होती थी विश्व संस्था। कौन सी संस्था? विश्व संस्था। अगर अनेक परिवारों को मिलाकर बनता था प्रधान, क्या करता था? अनेक परिवारों को मिलाकर बनता था प्रधान, और प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था। और ग्रामों गांवों को यानी कि जो ग्राम होते हैं उनको मिलकर बनता था विश्व प्रधान। वैदिक युग में राजा को गोप्ती कहा जाता था, जिसका अर्थ मवेशियों में क्या है? स्वामी। वैदिक युग में राजा क्या कहा जाता था? गोप्ती। गोप्ती क्या कहा जाता है? मवासी। ठीक है। आर्यों में 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 5। कुल, क्रम, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, जन, विश्व। तो वैदिक काल में ग्राम से सबसे बड़ी संस्था होती थी, उसे विश्व कहा जाता था। अगर आप NMMS की तैयारी कर रहे हैं और बुक लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर बुक ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार था। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले कौन सा संस्कार किया जाता था? उपनयन। कौन सा संस्कार? उपनयन। उपनयन की बात करें हम, जब हम संस्कार होता था जिसमें हम धारण किया जाता था, ये ग्रामों में होता था। कहाँ पर? गांवों में। बच्चे का पवित्र धागा संस्कार होता था, इसे एक बच्चा एक पवित्र धागा पहनता था। उपनयन संस्कार कौन सा था? बच्चे को एक पवित्र धागा दिया जाता था। पवित्र धागा, इसको उपनयन मांगते थे। क्या मांगते थे? उपनयन। ये बात थी। समझ आ गया होगा सही बच्चों को। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया है? तो भगवती सूत्र, उपनिषद, या अंकुतर निकाय, या मूल चार। तो कौन सा है? अंकुतर निकाय की ऑप्शन। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया, क्या है? अंगुतर निकाय। ठीक है। अब अंगुतर निकाय की बात कर लेते हैं। 16 की सूची अगर हम बात करें, 16 महाग्रंथों की सूची अगर हम बात करें, 16 कौन कौन से महाग्रंथ हैं? तो उनका नाम है काशी। नंबर 1 काशी। नंबर 2 पर बात करेंगे हम कौशल। नंबर 3 पर हम बात करेंगे अंग। नंबर 4 पर बात करेंगे मगध। नंबर 5 पर बात करेंगे
मलल। 6 पर बात करेंगे वजीज। 7 पर चेदी। ठीक है। 8 की बात करेंगे हम वत्स्य। 9 की बात करेंगे कुरु। 10 पर बात करेंगे पांचाल। 11वें की बात करेंगे मत्स्य। 12वें की बात करेंगे 12वें की हम बात करेंगे अस्मक। 13वें की बात करेंगे अवंती। 14वें की बात करेंगे गांधर कंबोज। गांधर कंबोज। 16वें की बात करेंगे अवंती चेदी। ये 16 महाजनपदों के नाम है। ये 16 क्या है? महाजनपदों के नाम। क्लियर। अगला प्रश्न देखोगे, प्रश्न नंबर 4। चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था। चोल प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो चोल प्रशासन में प्रांतों को क्या कहता था प्राचीन काल में चोलों की राजधानी उरेर थी। फिर बाद में तंजौर और तंजानपुर कर दी। यानी कि क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 5 देखो। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। नालंदा की थी कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ये कुमार गुप्त हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब ये कहां पर है? ये बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार के अंदर है। ये ध्यान रखना। ये बिहार के अंदर है। और कब हुई थी? 1193 में। कब? 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। प्रश्न नंबर 6 देखो। मध्यकालीन भारत में दीवान ए विजारत विभाग संबंधित था। तो बताएं सही बच्चे, एक बार कमेंट कर दो सारे सारे। मध्यकालीन में दीवान ए विजारत कौन था? वजीर अथवा प्रधानमंत्री होता था। वजीर अथवा, अगर हम बात करें दीवान ए विजारत की, तो कौन होता था? वजीर और प्रधानमंत्री। तो क्या चलते थे? राजसभ को चलाते थे। राजसभ। प्रश्न नंबर 7 देखो। सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा जाता है? सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा जाता है? सिखों के 8वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन। गुरु हरिकिशन कौन से गुरु थे? ये 8वें गुरु थे। 8वें गुरु।
8वें गुरु थे हरिकिशन। क्लियर। अब बात की जाए, ये केवल 5 वर्ष के थे जब इन्होंने 1661 में गुरु गद्दी संभाली थी। कितने वर्ष के ने? 5 वर्ष के ने 1661 में गद्दी संभाली थी। 1661 में क्या संभाली थी? गद्दी संभाली थी। ठीक है। अगर सिख धर्म की स्थापना की बात की जाए, एक और क्वेश्चन बन जाता है, अगर सिख धर्म स्थापना की बात की जाए, अगर स्थापना की बात करें, किसने की थी स्थापना? तो स्थापना की थी इन्होंने गुरु नानक देव जी, पहले गुरु थे ये, गुरु नानक देव जी। कौन से गुरु थे? पहले गुरु थे। पहले गुरु थे। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 देखोगे, भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जिसने क्या किया था? ठीक है, तो लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। और प्रथम सहायक कब कौन थे? ये हैदराबाद। कहां पर? हैदराबाद। प्रथम थे, प्रथम की बात कर लेते हैं। जो प्रथम जो सहायक थे, प्रथम सहायक की अगर हम बात करें तो वो थे लॉर्ड विलियम। कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड विलियम। प्रथम की अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम। और 1835 में। कब थे? 1835। ठीक है। अगला प्रश्न देखोगे आप, रेतवाड़ी व्यवस्था में रेत कहा जाता है। रेतवाड़ी व्यवस्था में रेत कहा जाता है, तो रेत को क्या कहते हैं? रेत किसको कहते हैं? किसान को। किसको? किसान को। रेतवाड़ी व्यवस्था में रेत किसको कहते हैं? किसान को। और रेतवाड़ी की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? रेतवाड़ी की जो शुरुआत थी, रेतवाड़ी की शुरुआत 1820 में मुंबई और मद्रास में थॉमस मुनरो ने की थी। 1820 में मुंबई और मद्रास और मद्रास में, मुंबई और मद्रास में थॉमस मुनेरो ने की थी। ठीक है। थॉमस मुनेरो। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे आप, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, कानून के शासन भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की थी? भारत में कानून के शासन की शुरुआत की थी ब्रिटिश उपनिवेशी ने। किसने? ब्रिटिश उपनिवेशी में। और बात करें तो ये कानून अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था 1885 में। कब? 1885 में। क्लियर।
प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और अपनाया कब गया? अपनाया कब गया था? अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अगला प्रश्न देखोगे, प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करने के संबंध है? छुआछूत को समाप्त करने के संबंध कौन सा है? अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। भारतीय संसद 1955 में अपराध, जिसमें 1976 में दिया गया है जाति, अनुच्छेद 15 में दिया गया है जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों के अंत से संबंधित। ठीक है, उपाधियों से अंत से। और 16A में दिया गया है राज्याधीन नौकरियां या पदों पर नियुक्त संबंध से नागरिकों के लिए अवसर की समानता। प्रश्न नंबर 13 देखो, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का राष्ट्र होता है उपराष्ट्रपति का, भारत का उपराष्ट्रपति। अब संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? 63वें नंबर के अनुच्छेद में है। आर्टिकल की बात करें तो संविधान की बात करें, ठीक है, कौन से में? 63वें नंबर है अनुच्छेद। और उपराष्ट्रपति का प्रावधान, संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। प्रश्न नंबर 14 देखोगे, देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? कौन रखता है? स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री देश के, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ अभियान का शुभारंभ किया था। कब से शुभारंभ किया था? 2 अक्टूबर 2014 से। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और जब से क्या किया गया था? स्वच्छ भारत का अभियान शुरू। प्रश्न नंबर 15 देखोगे आप, बाल श्रम के खिलाफ किया गया अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2006 में लागू हुआ। कब हुआ? 2006 में। इसमें क्या हुआ है? इसमें अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे काम नहीं कर सकते। कितने वर्ष से? 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम। क्लियर? किसी भी कारखाने में। उसके बाद अगला प्रश्न देखोगे, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है एफआईआर से आप क्या समझते हैं? तो एफआईआर से हम समझते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। क्या समझते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्लियर? कानूनी तौर पर पुलिस नियमों के कानूनी में धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी प्रथम सूचना की जाती है। एफआईआर में नाम, पता, पक्ष और समय और स्थान, तारीख शामिल होती है बस। प्रश्न नंबर 17 देखोगे अब आप। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी आयु? 65 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में न्यायाधीश 75 वर्ष के होते हैं। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो शुरुआत में 60 वर्ष निर्धारित की गई थी,
तो अक्टूबर 1963 में 62 वर्ष कर दी, ठीक है। और अब कितनी कर दी? 65 वर्ष। कितनी कर दी? 65 वर्ष। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, उच्चतम न्यायालय भाग 6 अनुच्छेद 214 से 221 तक के बारे में जानकारी दी गई है। प्रश्न नंबर 18 देखोगे, मुक्त व्यापार नीति को भारत में कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया ब्रिटेन ने। किसने लागू किया था? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने कब किया था? 1813 में। 1813 में। प्रश्न नंबर 19 देखोगे आप, ओजोन परत में हमें किन विवरणों से बचती है? तो ओजोन O3 वो हमको बताती है पराबैंगनी से। किससे? ओजोन O3 यानी कि अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, इससे बचाती है। समझ आ गया? अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें, 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 16 सितंबर, ठीक है। और जो यूवीसी पराबैंगनी किरणें अधिक खतरनाक होती हैं। कैसी होती हैं? अधिक खतरनाक। ये क्या होती हैं? अवरक्त किरणें एक गर्म पिंड से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? एक गर्म पिंड से ये निकलती हैं। यहां तक समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एनएमएमएस के रिगार्डिंग।